चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में बिग बॉस के तौर पर जाने जाते हैं। दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता कोई नहीं माना जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का पूरी दुनिया लोहा मानती है। उनका कोई तोड़ नहीं होता। पीएम मोदी अक्सर वो फैसले करते हैं जो हर किसी के समझ से परे होता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस देश में भी यात्रा करते हैं, वहां की संस्कृति के रंग में खुद रंग जाते हैं और वहां की आबो हवा में घुल मिल जाते हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में सबसे लंबे विदेश दौरे पर हैं। इस 8 दिवसीय यात्रा में 5 देशों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया शामिल है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल साउथ मिशन को और मजबूती प्रदान करना है। भारत वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ को लेकर लगातार मुखर रहा है। G20 की बात हो, संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे मंच पर भी इन देशों की आवाज को पुरजोर तरीके से भारत ने उठाया और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 5 से 8 जुलाई तक चलेगा और ये उनकी चौथी ब्राजील यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही और फिलहाल अभी वो त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी रक्षा, कृषि, खनन, तेल, गैस, नवीनीकरण ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे प्रमुख मुद्दों पर द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके बाद नामीबिया में वो राष्ट्रपति नितंबो नांदी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, संसद को भी संबोधित करेंगे। और इस दौरे का मकसद 5 देशों से राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना है और जिससे भारत की ग्लोबल साउथ की नीति के तहत अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग बढ़ सके। इस यात्रा के दौरान आर्थिक रिश्तों, रक्षा सौदों और खासकर खनिज संपदाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में कई अहम समझौते होने वाले हैं। और जैसा कि कहा गया है कि आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है, शांति के पक्ष में खड़ा है और इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। 2024-25 में व्यापार $341.61 मिलियन तक पहुंचा और जिसमें 40 से 45% भारतीय मूल के लोग रहते हैं। हम त्रिनिदाद की बात कर रहे हैं। त्रिनिदाद टोबैगो के जो नेता हैं वो भारतीय मूल के हैं। ये आप देखिए, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीर भी हम आपको आगे दिखाएंगे। अफ्रीका के साथ जो व्यापारिक संबंध है उसमें क्या कुछ खास होगा। भारत अफ्रीका व्यापार $103 अरब तक पहुंच गया है। भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है। नाइजीरिया, अंगोला में तेल और गैस, घाना से सोना, जाम्बिया से तांबा, DR कांगो से कोबाल्ट भारत खरीदता है। भारत अफ्रीका को 40% जेनेरिक दवाएं देता है, गाड़ियां और IT सेवाएं भी प्रदान करता है। तो इन रिश्तों को और मजबूत करना यही इस दौरे का लक्ष्य है। अफ्रीका से चीन को काउंटर, ये भी कूटनीति है। ये क्या कूटनीति है भी आप समझिए। वैश्विक खनिजों का 30% अफ्रीका के पास है। भारत की EV और ऊर्जा सेमीकंडक्टर के लिए बहुत जरूरी है। चिली के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। बैटरी निर्माण में लिथियम में काफी जरूरत पड़ती है और इसी से लिथियम से क्रांति आएगी। तो इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। और आज त्रिनिदाद में है वो, और जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय मूल के बीच में भी वो पहुंचे और चूंकि इस देश में करीब जो 40% आबादी है वो भारतीय मूल के लोग हैं। करीब 160 से 180 साल पहले लोग वहां पहुंचे थे और अब वहां की राजनीति में उनकी काफ़ी दखल है। तो इसलिए वहां की जो परंपरा है, जो वहां की संस्कृति है, वो भारत से काफ़ी मूल खाती है। और न्यूज़ रूम से हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है, 8 दिवसीय दौरा, बहुत लंबा दौरा है, लेकिन इसके कूटनीतिक मायने भी बहुत बड़े हैं। देखिए, खास तौर पे जब आज जहां पर वो अभी टोबैगो में मौजूद हैं, उसके भी कूटनीतिक फायदे। और आप देखिए कि 5 राज्यों की यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग, चाहे अर्जेंटीना का जिक्र करें, ब्राजीलिया का जिक्र करें, या अभी घना होकर आए या फिर अभी जहां पर हैं, हर जगह उनका एक स्पेशलाइज्ड स्टेटमेंट होता है। उनको पता है कि हर एक देश में क्या महत्वता है और किस बेसिस पर भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ हो सकते हैं। देखिए, जब हम डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं या हम ये बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पे ये केवल और केवल व्यापार है। पर आप फर्ज कीजिए कि अक्सर
जब दो व्यापारियों के बीच में कोई साझेदारी होती है, बिजनेस होता है, एमओयू होता है, किसी भी पूरे देश की बात कर ले, दुनिया की बात कर ले, तो वो चलता है, पर वो व्यापार के बेसिस पे होता है। लेकिन अगर उसमें संस्कृति, जुड़ाव, एक व्यक्तिगत जुड़ाव, व्यक्तिगत कूटनीति, ये सब आ जाती है, इसकी मिठास आती है, तो वो जो व्यापार के संबंध हैं वो एक पारिवारिक संबंध और एक मजबूती के साथ आ जाते हैं। और शायद यही प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 समुंदर पार जाके भी जय श्री राम बोलते हैं जी। जय श्री राम के नारे लगाते हैं। उनको पता है कि किस जगह कहाँ। और देखिए 1999 के बाद ये पहला दौरा भारतीय प्राइम मिनिस्टर का। दूसरी बात है वहाँ पे 40 से 50% भारतीय मूल के लोग हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो ब्रिटिश कार्यकाल में जो मजदूर रहे, जो वहाँ थे, उनके साहस की कहानियों का जिक्र करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ना सिर्फ वेल रिसर्च्ड प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो हर एक की भावना को समझते हैं जी। जब वो जय श्री राम का जिक्र करते हैं और हम राम के कार्यकाल का जिक्र करते हैं, तो हमेशा वंचित पिछड़े लोगों का साथ लेकर राम ने अपनी वो लड़ाई को जीता था, लंका को जलाया था या रावण को युद्ध में हराया था। उसमें सब जो उनके साथ थे वो वंचित थे, पिछड़े थे, गरीब थे, या यूँ कहें कि जिनको ज़रूरत थी पर उनकी सहायता लेकर। और प्रधानमंत्री यही करते हैं, चाहे फिर वो अगर हम 2024 के उस महाचुनावी युद्ध का जिक्र करें, तब भी उन्होंने जो ब्राह्मण और बढ़िया कहने वाली पार्टी में उन्होंने एक अलग तरीके से अपना विस्तार किया। लेकिन अगर बात टोबैको की करें तो वहाँ पर से उन्होंने बिहार को भी मैसेज दिया। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत खास बात है। तो अगर हम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करें वहाँ पर होने वाली टोबैको की 3 से 4 जो त्रिनिदाद की बात करें, तो पहला तो प्रधानमंत्री का पहला दौरा कह लें 1999 के बाद। दूसरा, भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ पब्लिक ऑफ त्रिनाद और टोबैको। इसके साथ साथ संयुक्त सत्र का भाषण अपने आप में जो लोकतांत्रिक साझेदारी का प्रतीक होता है। इसके साथ साथ भारतीय डायस्पोरा से संवाद, ये प्रधानमंत्री का एक बहुत। और अदिति, आपने बिहार का जिक्र किया और हमने देखा कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं कमला जी, वो भी भारतीय मूल की हैं और बिहार को साधने के लिए उन्होंने बोल दिया ये तो बिहार की बेटी हैं। तो यानी इससे एक बिहार को भी मैसेज गया। बिल्कुल, ये बिहार को भी मैसेज गया और ये एक बड़ा मैसेज है कि किस तरीके से। और अक्सर प्रधानमंत्री की जो ये स्टाइल है ऑफ वर्किंग कह लें या परसेप्शन कह लें या मैसेजिंग की जो स्टाइल है, ये अपने आप में हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है कि किस तरीके से बिहार को ये मैसेज देना है। और बिहार मूल की जो वो है, जो वहाँ की सर्वोच्च उस पर हैं, पावर में हैं उनके साथ, तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा मैसेज। और उससे पहले आपने याद होगा आपको, कुछ समय पहले जब वो किसी और विदेश यात्रा पे थे, तो वो लेके गए थे बनारस से पानी लेके गए थे, जिसे बोलते हैं कि गंगा जल लेके गए थे, माफ कीजिएगा। तो वहां पर उन्होंने वहां जाकर भी गंगा जल, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे। हाँ। तो हर तरीके का एक मैसेज जो है प्रधानमंत्री देने की कोशिश। बिल्कुल, महाकुंभ का जल लेके, और यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी वो कह रहे थे कि भाई अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां से शिलाएं आई थी त्रिनाद से, इस बार वो अयोध्या का स्मृति चिन्ह लेके गए हैं और अयोध्या सरयू नदी का पानी लेके गए हैं। यानी सांस्कृतिक विरासत है, जो उस विरासत की साझा विरासत, उसको भी एक जोड़ने की पूरी कवायद करते हैं। यही उनकी खूबी है। और भारत ने देखिए जितने भी 24 देशों से उनको जो सम्मान मिला, उसके अलावा 70 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री कर चुके हैं। और ज्यादातर देशों में उन्होंने अपने रिश्ते सांस्कृतिक जो जिसे बोलते हैं कि नींव पर रखे हैं, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने क्या कहा है अपने भाषण में कि हम एक हैं। तो वो उनका कहने का मतलब है कि हमारे जो पूर्वज थे वो एक ही थे और हम सब एक ही पूर्वज से निकल कर आए हैं और हम एक हैं। और वो जो एकता होती है, उसके बाद देखिए कितने सारे समझौते हुए, रक्षा पे समझौते हुए, अभी कितने सारी चीज़ों पर बातचीत होती है। वो जो एक प्राइम बात होती है वो सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि प्राइम होता है कि हमारी जो एक दूसरे से जो रिश्ते की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो संस्कृति पे हुई है, वो उन भावनात्मक बातों पर हुई है। वो ये बताते हैं कि हम दोनों किस तरीके से एक दूसरे के बिजनेस में तो साझा हैं ही, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत भी साझेदारी है। तो जाहिर तौर पे एक अपनत्व का टच देने की कोशिश प्रधानमंत्री तो अदिति, अब इसमें तो ये तो हो गई सांस्कृतिक विरासत, लेकिन एक और जो प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति है वो अमेरिका, चीन, रूस, ये तो बड़े देश हैं, इनके साथ तो एक तो हमारा डिप्लोमेटिक संबंध तो है ही, लेकिन पीएम मोदी का फोकस छोटे छोटे देशों पर है। जैसे साइप्रस गए थे, उनको बोला कि गेटवे ऑफ यूरोप है,
अब यहाँ पे गए हैं, ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं और अफ्रीका की बात किया। जब G20 हमने ऑर्गेनाइज किया तो उसमें भी हमने अफ्रीका को नॉमिनेट किया था। तो इन सब करके एक नया वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो इन बड़े मुल्कों को काउंटर कर सके, खासकर चाइना को। देखिए, साउथ ग्लोबल लीडरशिप का जो हम जिक्र करते हैं हमेशा जी, ये जो 5 देशों के दौरा है वो भी उसी का पार्ट है। उसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, बहुत सारे कैरेबियन, ये सब चीज़ें आती हैं। आपने लंबे समय से जो हमारी विदेश नीति है या प्रधानमंत्री की जो इंडिविजुअल कूटनीति है, क्योंकि आपने कई जगह देखा भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत की वजह से भारत जहाँ पर है पहुँचा है, लेकिन जाहिर तौर पे जो उसको लीड करने वाला व्यक्ति है उसके इंडिविजुअल भी जो चाहे कह लें कि इटली के साथ, रशिया के साथ इंडिविजुअल भी एक बॉन्डिंग अच्छी है वही, और साथ में फिर हम सांस्कृतिक विरासत पे। तो अब एक बात है जो आपके सवाल से निकल कर आई है, वो गंभीर बात है और विदेश नीति में ये उतार चढ़ाव रहता है। देखिए, विदेश नीति में हमारा एक ये फैसला है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल का कार्यकाल है कि सबसे इंडियंस फर्स्ट, हमारी विदेश नीति में भारत फर्स्ट, भारत को कैसे फायदा हो रहा है। अगर रशिया यूक्रेन की लड़ाई में रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा है तो वो करेंगे। हम आउट ऑफ द वे वो नहीं करेंगे जब तक भारत को कैसे लाभ मिल रहा है, भारत में कैसे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, भारतीयों को किस चीज़ का फायदा मिल रहा है, कौन से वो राज्य देश हैं जहाँ पर भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग, उनकी सुरक्षा कैसे है, उनको मजबूत ताकतवर कैसे किया जाए, वो किसी और धरती पर रहें, ये तो एक बात है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 चीज़ें हैं। एक समय था जब पूरा विश्व जो था वो यूनिपोलर बाइपोलर था, या तो अमेरिका बादशाह था या अमेरिका रशिया बादशाह थे, लेकिन भारत ने खुद की ताकत को इतना बढ़ाया कि वो जो यूनिपोलर बाइपोलर वाली जो मोनोपोली थी उसको खत्म किया और भारत पायदान दर पायदान अपनी ताकत, अपनी सोच समझ, मेक इन इंडिया और तमाम तरीके की चीज़ों से वो आगे बढ़ा, अर्थव्यवस्था और 140 करोड़ लोगों की ताकत से वो आगे बढ़ा। लेकिन फिर भी देखिए, विदेश नीति क्यों होती है? ये वो डिप्लोमेसी है कि समय आने पर काम आए। एक तरफ हैंड इन हैंड हमारा बिजनेस चलता रहता है, हमारे आपस में साझेदारी चलती है, लेकिन दूसरी तरफ जब आपातकाल की स्थिति हो तो कौन साथ खड़ा है जी। तो जब हम ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं तो हमने देखा कि भारत के साथ थे तो बहुत सारे लोग, लेकिन उस तरीके से खुल के नहीं आए। फिर भी भारत ने स्टैंड लिया, वो एक डिफेंसिव मोड से एग्रेसिव मोड पर आया और उसने कहा कुछ भी हो जाए टेररिज्म के खिलाफ तो हम लड़ाई छेड़ेंगे, चाहे कोई साथ हो या ना हो। लेकिन अब देखिए, 2 रणनीति है। एक, छोटे छोटे देश जिनको चाइना डेट देता है और फिर उनकी जमीन कब्जा लेता है, उनको उस डेट से मुक्त कराते हुए उनको एक बड़े भाई का कंधा देकर उनको अपने पैरों पे खड़ा करना अर्थव्यवस्था के लिहाज से। तो प्रधानमंत्री साउथ ग्लोबल लीडरशिप में ये कर रहे हैं, छोटे छोटे देशों से वहां पर जो उनके पास मिनरल है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो उसका फायदा भारत ले रहा है और भारत के पास जो कुछ है वो उसका फायदा उसको दे रहा है। ये दोनों की म्यूचुअल, यही नए भारत की नई कूटनीति। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। यही ग्लोबल साउथ मिशन है प्रधानमंत्री मोदी का, भारत का, कि छोटे छोटे मुल्क हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया कि लिथियम यहाँ बहुत ज़्यादा, अलग अलग जो खनिज संपदा वाले जो वहाँ के देश हैं उनसे साथ व्यापार करके भारत और उनको भी फायदा होगा।